नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर नॉन स्टॉप जीके में स्वागत है। ये 10,000 प्रश्नों का एक सीरीज है जिसको हम पार्ट बांट कर ला रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट में लाने में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अंत में ये क्या होगा, सारे प्रश्नों को जोड़कर एक 10,000 प्रश्नों का एक सीरीज बना दिया जाएगा। पहले हम प्रश्नों को कुछ बांट के कुछ कम कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, क्या है? वेद। क्या है? वेद। वेदों की कुल संख्या है, वेदों की कुल संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों को किस नाम से जाना जाता है? चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? संहिता। संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र। ये ऐसा वीडियो है, आप यदि देखना नहीं चाहते तब भी आप बगल में चालू करके सो जाएंगे तब भी आपका ये वीडियो चलता रहेगा और आपको सभी प्रश्न आपको सुनने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? यह ऋग्वेद का तीसरा मंडल क्या है? इसमें सूर्य देवता को समर्पित सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्या है यह? किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह तीसरा मंडल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। 10वां मंडल चतुस्वर्ण समाज के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें चतुस्वर्ण समाज क्या है? उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य उनके जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। उसमें ये कहा गया है, वर्णन किया गया है। तो ये चतुस्वर्ण समाज की कल्पना की गई है कि कैसा था चतुस्वर्ण समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं हम लोग। वह वेद जो गद्य पद्य दोनों में वर्णित है। गद्य पद्य दोनों में यजुर्वेद है जो गद्य पद्य दोनों में वर्णित है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है? अथर्वयु। देखिए, ऋग्वेद को होत्री, यजुर्वेद के अथर्वयु और अथर्ववेद सामवेद के पाठकर्ता को कहा जाता है उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। ये ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गाया जाने वाला वेद कौन सा है? जिसमें गाना गाने से संबंधित है, तो उसे सामवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद। अथर्ववेद के रचयिता हैं अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाता है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? अगला प्रश्न, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से। आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो परीक्षा में पूछा जाता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा वीडियो आगे चलेगा। वेदों को और हमें कुछ मोटिवेट होंगे कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें, क्योंकि सब्सक्राइबर कम होने की वजह से ना वीडियो बनाने में भी थोड़ा मन नहीं लगता। तो आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई है? तो वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? अब अगला प्रश्न है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है?
तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। इसमें क्या कहते हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग है जो वेदों को भली भांति समझने के लिए किया गया है। इसकी रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की रचना किस भाषा में की गई थी? सरल संस्कृत। किस में की गई थी? सरल संस्कृत में की गई थी। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल कितनी संख्या है? तो 18 पुराण है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। सबसे प्राचीन, अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? तो ये मनुस्मृति है। कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। आगे हम लोग चलते हैं, किस ग्रंथ में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ वर्णित है? तो जातक में। किसमें? जातक में। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ वर्णित है। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। ये तीनों लोग एक ही व्यक्ति हैं। तीनों लोग एक ही नाम, 3 नाम से एक लोग को पुकारा जाता है। ये चाणक्य हैं, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। ये चंद्रगुप्त को ये कौन एक महान से वो थे, मतलब विचारक थे। उनके शासन में, उनके राज दरबार में ये रहते थे, चंद्रगुप्त के। घनानंद को हराने में चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र से किसके काल की जानकारी मिलती है? तो मौर्य को। किसके काल की जानकारी मिलती है? तो मौर्यों के काल की जानकारी मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो देखिए, संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया था। किसने किया था? कल्हड़ ने। ये कल्हड़ द्वारा, यहाँ पे कल्हड़ होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। यही है संस्कृत साहित्य की मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध, इसी में लिखा गया है, राजतरंगिणी में। आगे हम लोग चलते हैं, राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से था? तो यहाँ पे होना चाहिए कश्मीर से। किस राज्य से था? कश्मीर से। अष्टध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक कौन हैं? पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि। कात्यायन की गार्गी संहिता, देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कात्यायन की गार्गी संहिता क्या थी, क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ था। ये क्या था? एक ज्योतिष ग्रंथ था। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसकी राज दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मौर्य के राजनैतिक विधि के बारे में बताया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डाइमेकस किसकी राज दरबार में आया था? किसके राज दरबार में आया था? तो यहाँ पे है बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनिसियस किसके राज दरबार में आया था? यहाँ पे किसके होगा, किसके राज दरबार में आया था? तो मिस्र नरेश टालमी द्वितीय। ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फिया के
राज दरबार में आया था? नहीं कि ये यहाँ पे डायोनिसियस किसका राजदूत था? तो मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का ये राजदूत था। ये अशोक के राज दरबार में आया था। ये किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। ये थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया था बोलने में। आगे, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? ये प्रश्न है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो टालमी द्वितीय ने। किसने लिखा? टालमी द्वितीय ने। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। यहाँ पे पाणिनि था, पाणिनि। ये इसको कह सकते, पाणिनि नहीं था, ये पाणिनि था। पाणिनि था, ठीक है, पाणिनि था। सब कुछ गलत हो गया। तो देखिए ये क्या, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे, इनका नाम पाणिनि था, पाणिनि था। ये इसको हम देखिए ऐसे लिखते हैं, पाणिनि, ठीक है। ये पाणिनि थे, यहाँ पे आप समझिए ये पाणिनि थे। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ले जाओ। इतिहास का पिता कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? यहाँ पे दिया है हेरोडोटस को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। सिकंदर के साथ आने वाला, सिकंदर के साथ कितने लेखक भारत आए थे? पहले तो ये देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो 3 लोग आए थे, जिसमें निरियाकस, आनेसिक्रिटस और आस्ट्रोबुलस, ये 3 लोग थे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। फाहियान कहाँ का निवासी था? बहुत बार पूछा जाता है। तो ये चीन का निवासी था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मध्य प्रदेश की जनता को सूखी एवं समृद्ध बताया था, किसने बताया था? तो फाहियान ने ही बताया था। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है इसमें जो परीक्षाओं में न पूछा जाता हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये कलेक्शन है। ये 10,000 प्रश्न ऐसे होंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप एक बार भी यदि इस वीडियो को पढ़ कर जाएंगे तो आपका मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहर कर शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये 15 वर्षों तक। जब आया था 629 ईस्वी में चला था और यहाँ पर आके रुक गया, और 15 वर्ष तक कहाँ शिक्षा ग्रहण की? नालंदा विश्वविद्यालय में। जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो उस समय वहाँ के मतलब कुलपति थे आचार्य शीलभद्र थे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी है, ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। आगे हम लोग चलते हैं। अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? तो महमूद गजनवी। अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो अल-बरूनी की। तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तो अल-बरूनी की। देखिए किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज, ये तीनों किसकी है? अल-बरूनी की। अल-बरूनी की रचना है। और तारानाथ एक लेखक था, कहाँ का था? तारानाथ एक लेखक था। तारानाथ जो एक लेखक था वो कहाँ का था? तो वो तिब्बत का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है किसमें, किस अभिलेख में हुआ है? यहाँ पे तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है।
सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत पर आक्रमण होने वाले जानकारी मिलती है कि भारत पर आक्रमण हुए हैं तो भीतरी स्तंभ लेख से। रेशम बुनकर किस श्रेणी की जानकारी मिलती है? रेशम बुनकर से किस श्रेणी की जानकारी मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर, रेशम को बिनने वाले लोगों के बारे में पता चलता है। प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता था, देखिए प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता आहत सिक्का। आहत का मतलब होता है उस पे मोहर मारा जाता है, चोट मारा जाता था, उसे आहत सिक्का कहते हैं। यहाँ पे आहट लिखा गया है पर होना चाहिए आहत, ठीक है, आहत सिक्का कहते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था, किसने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था यवन शासकों ने। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है, किस राजा से था? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से ये संबंधित था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख संबंधित है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख संबंधित है किससे? किस शासक से? रुद्र दामन से। नासिक अभिलेख संबंधित है गौतमी पुत्र बलश्री, यहाँ पे गौतमी पुत्र बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त का, इसीलिए पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने दोबारा उसे प्रयागराज के नाम से संबोधित कर दिया है। लेकिन ये गलत है, सभी नामों को बार बार परिवर्तित करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक बच्चों के लिए जीएस का प्रश्न बन जाता है जिसे याद करना उनके लिए बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि ऐसे ही इतना बड़ा जीएस जीके का सिलेबस है और उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी कुछ नया जोड़ देते हैं जिसकी वजह से उन्हें याद करने में और दिक्कत होती है। आगे चलते हम लोग प्रश्नों को। देखिए, जो लोग अभी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं बार बार कहता हूँ कि ठोक दीजिए। ऐहोल अभिलेख संबंधित है तो किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। ग्वालियर अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। भारतीय पढ़ रहे हैं। भीतरीय जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किस शासक से? स्कंदगुप्त। किस शासक से? स्कंदगुप्त। आगे हम लोग चलते हैं। देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है। देखिए, यहाँ अभिलेखों से सभी अभिलेखों के बारे में डिस्कस किया गया है, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है किस? अभिलेखों का हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। आगे हम लोग जो उत्तर भारत में मंदिर की कला शैली है नागर शैली। उत्तर भारत में जो मंदिर की जो शैली है, जो पद्धति है, वो नागर शैली है। और दक्षिण भारत में जो मंदिर की कला शैली है वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत आती है। और उत्तर और दक्षिण के मध्य में जो पड़ता है, भारत के मध्य में अर्थात उत्तर और दक्षिण के मध्य में जो पड़ता है, वहाँ पे जो मंदिर अत्यधिक पाए जाते हैं वो बेसर शैली के पाए जाते हैं। किस शैली के पाए जाते हैं? बेसर शैली के पाए जाते हैं। जिस काल में किसी भी घटना का लिखित रूप से या पठित रूप से कोई साक्ष्य जिस काल में किसी भी घटना का लिखित रूप से या पठित रूप से कोई साक्ष्य नहीं था, उस काल को क्या कहते हैं? तो उस काल को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में, अगला प्रश्न है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक
काल, आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, आदि ऐतिहासिक काल था। और उस काल को, जिस कला में लेखन कला ये सब प्रचलित ही नहीं था, प्रचलन ही नहीं था, उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। और हम आगे सुन लेते हैं, जिस काल में ये सभी चीज़ें मतलब विद्यमान थी, जैसे लेखन कला भी प्रचलित था और अभिलेख भी, ये सब पता था। तो उस और क्या हुआ, बुकें लिखी गई, उस काल को क्या कहा जाएगा, इतिहास काल। इतिहास काल का मतलब ही होता है जिस काल में सब कुछ लिखा गया हो, विस्तृत रूप से लिखा गया हो। आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल। ये तो भैया हर प्रश्नों में, हर पेपरों में पूछा जाता है। इसको यदि आप नहीं पढ़े तो समझिए कुछ नहीं पढ़े। आगे प्रश्नों के देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिया तो नवपाषाण काल का हिस्सा है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई। मनुष्य में अस्थायी निवास का मतलब एक ही जगह बस गए और वहीं पे घर बार बना के अस्थायी रूप से रहे, तो नवपाषाण काल में आई। नवपाषाण में कृषि को भी लोगों ने मतलब खोजा। नवपाषाण काल में ही एक जगह रहकर कृषि करने लगे। इससे इनकी क्या हुई, आर्थिक उत्थान हुआ। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। देखिए, धातु सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था इन्होंने। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार को बनाया, तो कुल्हाड़ी बनाया था। तांबे से क्या बनाया था, कुल्हाड़ी, जो उन्हें शिकार करने में सहायता प्रदान करते थे। आगे थे, और सहायता ही नहीं करते शिकार करने में, उनकी अपनी रक्षा करने में भी उनकी सहायता करते थे। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो देख लीजिए यहाँ पे नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल अवस्थित थे। प्राग ऐतिहासिक, जिस काल में कोई भी कुछ भी मतलब कोई अभिलेख उल्लेख नहीं था, तो उसे कहते हैं मेहरगढ़। और अगला प्रश्न है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मेहरगढ़ से ही कृषि का उदाहरण मिला है। कृषि की, यहाँ पे कृषि होती थी, खेती होती थी, अन्न प्राप्त हुए होंगे। तो देखिए यहाँ पे उल्टी हवा लिखा गया है, यहाँ पे कोल्डी हवा होगा। यहाँ पे जो है ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोल्डी हवा। क्या होगा यहाँ पे, कोल्डी हवा होगा। किस फसल से संबंधित है कोल्डी हवा, इसको हम लोग लिख देते हैं। कोल्डी हवा मतलब कोल्डी हवा किससे संबंधित था, तो चावल से। यहाँ पे चावल के दाने मिले थे। और प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, तो कहाँ पे, पल्लावरम नामक स्थान से हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने होते थे, मतलब पूर्व प्रस्तर युग मतलब पत्थरों का जो काल था, तो पत्थर के ही बने होंगे, पत्थरों के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था, मोहनजोदड़ो का एक और नाम था मृतकों का टीला। इनाम गांव बस्ती थी ताम्रपाषाण युग की। भारत के किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है, भारत के किस प्रमाणिक से, तो शिवालिक प्रमाणिक से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए भैया हो गया समाप्त। ये नॉन स्टॉप जीके चैनल है जो आपकी सफलता के लिए प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो लाते हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे मन में वो होता है कि नहीं, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं, हमें वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।